Assalamualaikum, my dear friends. I will hope you will all find with the blessing of Allah Almighty. Today we will start Chemistry 9 class, chapter number 5, lesson number 45, and today our topic is boil law and chapter number 3 short questions करेंगे जी हम इंशाल्लाह 1 2 boil law का आज हम हाफ पोर्शन करेंगे और हाफ पोर्शन इंशाल्लाह हम इसका कल करेंगे। ठीक है जी, आज हम boil law का फर्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे जी। ठीक है जी, इसको हम 2 हाफ में माय डियर स्टूडेंट डिवाइड करेंगे। आज हम boil law को स्टार्ट कर लेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे इसके बारे में, डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है जी, और कुछ मैथमेटिकल प्रूव कर देंगे इसका, और एक्सपेरिमेंटल प्रूव हम इंशाल्लाह इसका कल करेंगे। ठीक है जी, और माय डियर साथ हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 के हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, कल हमने इसके एमसीक्यूज किए थे। आज हम माय डियर स्टूडेंट्स इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे 1 and 2। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इन 1662 रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया था जी। रॉबर्ट बॉयल ने 1662 को बॉयल लॉ पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसमें रिलेशनशिप स्टडी किया गया था माय डियर फ्रेंड। इसमें रिलेशनशिप स्टडी किया गया था बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम एंड प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी किया गया था, जबकि आपका टेम्परेचर क्या था जी, कांस्टेंट था, और आपका मैस ऑफ गैस ये भी क्या था जी, कांस्टेंट था। मैस ऑफ गैस को नंबर मोल्स भी कहते हैं जी। मैस ऑफ गैस क्या था जी, कांस्टेंट था। दोस्त ने वेरिएबल रखे, दोस्त ने कांस्टेंट कर लिया, टेम्परेचर फिक्स कर लिया कांस्टेंट, और नंबर ऑफ मैस ऑफ गैस कांस्टेंट कर लिया। और जबकि माय डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ प्रेशर वेरिएबल थे, उसने वॉल्यूम ऑफ प्रेशर का रिलेशनशिप स्टडी किया था। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, माय डियर स्टूडेंट्स बॉयल लॉ की 2 डेफिनेशन हैं। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन कहती है, अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है ऑफ अ गिवन मैस ऑफ गैस, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर। प्रेशर के अगर टेम्परेचर क्या हो जी, कांस्टेंट हो। टेम्परेचर क्या हो माय डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट हो। दुआ देखिए जी, बॉयल लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ जो वॉल्यूम होता है ऑफ अ गिवन मैस ऑफ गैस, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के अगर टेम्परेचर क्या हो जी, कांस्टेंट हो। तो देखिए जी, 2 चीज़ें वेरिएबल हैं, 2 चीज़ें कांस्टेंट हैं। वॉल्यूम और प्रेशर ये वेरिएबल हैं जी। वेरिएबल का मतलब होता है जो वैल्यूज चेंज हो रही हों, जबकि इसके डेफिनेशन में मैस ऑफ द गैस और टेम्परेचर ये फिक्स हैं जी, ये कांस्टेंट हैं। इसी बात को आप यहाँ डायग्राम से देखिएगा जी। माय डियर स्टूडेंट, जब मैंने प्रेशर की वैल्यू 2 रखी तो वॉल्यूम मेरे पास 1 था। ठीक है जी, और जब मैंने प्रेशर इंक्रीज कर लिया, प्रेशर में इंक्रीज करके 8 कर लिया, तो वॉल्यूम डिक्रीज होके 0.25 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया। तो पता चला प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे का इन्वर्स हैं, यानी कि एक दूसरे का रिवर्स हैं। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। इसे कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मीनिंग ये होते हैं कि एक वैल्यू को इंक्रीज करें तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को आप मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे जी। ये बॉयल लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। बॉयल लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। माय डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब मैंने यहाँ पे सिंबल यूज कर लिया, वॉल्यूम का सिंबल V और प्रेशर का सिंबल P। माय डियर स्टूडेंट्स, रूल है जब भी कभी आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो उसे यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं। जब भी आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो आप कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ मैंने कांस्टेंट यूज़ किया है जी K। ठीक है जी, अब माय डियर स्टूडेंट ये वैल्यू मेरी डिवाइड हो रही है, तो मैं इस प्रेशर को दूसरी साइड इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाऊँगा, तो माय डियर स्टूडेंट ये प्रेशर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम बन गया जी, इज इक्वल टू कांस्टेंट K। माय डियर, मैंने K की थोड़ी सी एलेब्रेशन भी कर दी है, एक्सप्लेनेशन कर दी है। देखिए, वेयर K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, एंड इट्स वैल्यू सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गैस। अगर आप गैस के अमाउंट चेंज नहीं करेंगे तो K की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। K की वैल्यू जो डिपेंड करती है जी, वो अमाउंट ऑफ गैस को भी डिपेंड करती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप गैस के अमाउंट बढ़ा लेंगे तो K की वैल्यू बढ़ जाएगी, गैस की अमाउंट कम कर लेंगे तो K की वैल्यू भी कम हो जाएगी। एक बार फिर देखिए जी, बॉयल लॉ में रिलेशनशिप स्टडी क्या कहता है, वॉल्यूम और प्रेशर का, जबकि 2 चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, टेम्परेचर और मैस ऑफ गैस। इसकी डेफिनेशन है जी कि वॉल्यूम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जबकि मैस ऑफ गैस और टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट करने हैं।
देखिए जी, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उसको 1 ओवर करके लिखेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी एक साइन होता है, वो आपको 50 लाख के अंदर बताऊंगा, ठीक है जी। वहाँ पे ये 1 ओवर करके नहीं लिखते। सिंपल यूज़ करेंगे जी, वॉल्यूम का V, प्रेशर का P इधर में डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ के इस टाइम में क्या हुआ जी, मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन जब खत्म करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट कांस्टेंट यूज़ करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करके मैंने इज इक्वल टू का साइन दिया और इसके यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लगाया K। माय डियर स्टूडेंट्स ये P इधर जाके डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी वी इज इक्वल टू K, वेयर K क्या है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K क्या है जी, आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और माय डियर स्टूडेंट्स की वैल्यू डिपेंड करती है जी, इट्स वैल्यू सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गैस। अगर आप गैस के अमाउंट को डिफरेंट कर देंगे तो K की वैल्यू भी, K की कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बॉयल लॉ की सेकंड डेफिनेशन करवाता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड डेफिनेशन देखेंगे बॉयल लॉ की। सेकंड डेफिनेशन ऑफ बॉयल लॉ है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप प्रोडक्ट ले लें प्रेशर और वॉल्यूम का, किस चीज़ का जी, जिसका मास फिक्स है और जिसका टेम्परेचर भी फिक्स है उस गैस का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है। कंडीशन ये है कि मास फिक्स हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। देखिए इसे प्रूव करके आते हैं। से हमारे पास एक गैस है, उसका P1 2 है और उसका P1 2 है और V1 कितना है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। तो देखिए मैंने वैल्यू पुट की P1 V1 इज इक्वल टू K। लास्ट ने बॉयल में प्रूव किया था जी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम तो किसके इक्वल होता है जी, कांस्टेंट के। वैल्यू पुट करें जी, P1 की वैल्यू 2 है और V1 की वैल्यू भी 1 है, तो उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 2 आ गया। कांस्टेंट K का आंसर 2 आया जी। उसी गैस का मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर इंक्रीज करने से प्रेशर कर दिया 8 और प्रेशर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होकर बन गया 0.25। तो देखिए इसलिए नई वैल्यू आएगी P2 V2, ये भी किसके इक्वल होगा जी, कांस्टेंट के। तो वैल्यू पुट करते हैं जी, P2 की वैल्यू 8 है और V2 नए वॉल्यूम की वैल्यू 0.25 है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर फिर सेम हो गया। तो देखिए जी इन दोनों इक्वेशंस के कांस्टेंट सेम हैं। अगर इनके कांस्टेंट सेम हैं माय डियर स्टूडेंट, अगर इनके कांस्टेंट दोनों के सेम हैं तो ये इक्वेशन आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, देखिए जी एज अबव इक्वेशन हैव सेम कांस्टेंट, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट सेम आ गए हैं, लिहाजा देयर वेरिएबल आर आल्सो कांस्टेंट, लिहाजा उनके वेरिएबल भी एक दूसरे के कांस्टेंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर इन 3 डॉट्स को माय डियर देयरफॉर कहते हैं जी, देयरफॉर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, P1 V1 क्या है आपका, P1 और V1, ठीक है जी, सॉरी P1 इनिशियल प्रेशर है, P2 फाइनल प्रेशर है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है और V2 फाइनल वॉल्यूम है। ओके जी, यहाँ से देख सकते हैं ये आपका इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है, ये आपका फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाभ बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 के आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, व्हाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेज के बारे में बताएंगे कि नोबल गैसेज रिएक्शंस क्यों नहीं करती, व्हाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, आंसर बड़े अच्छे तरीके लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट पे। क्वेश्चन तो चैप्टर नंबर 3 का है, लेकिन इसका जो रियल आंसर है, जो एग्जैक्ट आंसर है, वो चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट में लिखा हुआ है। मैंने रेफरेंस कोड कर दिया यहाँ पे, आप देखिए पेज नंबर 59 से इसका आंसर आपने करना है। मैं भी आपको शो भी करता हूँ जी, पेज नंबर 59 पे चैप्टर नंबर 3 के पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मौजूद है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। देखिए जी मैं भी आपको शो करवाता हूँ, पेज नंबर 59 से इसका आंसर। माय डियर स्टूडेंट, ये आप देखिए पेज नंबर 59 है जी, ये तो यहाँ देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है क्वेश्चन के आंसर को। द नोबल गैसेज डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में। इट मीन्स ऑल द नोबल गैसेज हैव देयर वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल। माय डियर स्टूडेंट, नोबल गैसेज के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो फिक्स होते हैं। देयर एटम डोंट हैव वैकेंट स्पेस। माय डियर स्टूडेंट्स, इनके एन एटम्स के अंदर खाली जगह नहीं होती कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सके।
जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट नहीं करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ना ही वो लूज़ करेंगे और ना ही वो किसी के साथ शेयर करेंगे। माय डियर जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन, लूज़ और शेयर ही नहीं करेंगे तो वो किसी भी एटम के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। यही वजह है कि नोबल गैसेस क्या होती हैं, डेट्स वाई दे आर नॉन रिएक्टिव, कि नोबल गैसेस क्या होती हैं माय डियर स्टूडेंट, नॉन रिएक्टिव होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे जी। कहता है वाई सीजियम, जिसका डोमेन नंबर 55 है, रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी, से कम एनर्जी चाहिए टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, जो आउटरमोस्ट शेल में मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम काम करेंगे, सबसे पहले तो हम एटॉमिक नंबर 55 की डायग्राम ड्रा करेंगे। ये देखिए मैंने सीजियम एटम की डायग्राम ड्रा किया, बड़े ध्यान से देखिएगा जी। जो आपको पहला सर्कल नजर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपको फर्स्ट सर्कल नजर आ रहा है, इसमें देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ठीक है जी। फर्स्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हैं, थर्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हैं, फोर्थ में इलेक्ट्रॉन नंबर 18 है, फिफ्थ में 18 है और 6 में 1 है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब हमने रीज़न बयान करनी है। क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, लिखा हुआ है जी सीजियम रिक्वायर्स लेस एनर्जी। ये तो मैंने ऊपर लिख लिया, दोबारा रिवाइज किया है। सीजियम को कम एनर्जी चाहिए, सीजियम रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट आउटरमोस्ट शेल। व्हाई, ऐसा क्यों है? तो मैंने रीज़न लिखी है बिकॉज, ये मैंने रीज़न दिए हैं जी, ये रीज़न है। फर्स्ट रीज़न देखिए, दिस इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस इलेक्ट्रॉन की माय डियर स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये न्यूक्लियस से फार अवे, बहुत दूर है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है उसे निकालना बहुत आसान होता है, उसे आउटरमोस्ट शेल से रिलीज़ करना बहुत आसान होता है, लिहाजा आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। सेकेंड एनर्जी रीज़न देखिए, रीज़न नंबर 2, देयर आर 5 शेल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये आउटरमोस्ट शेल है। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान 1 2 3 4 5 शेल्स मौजूद हैं, ठीक है जी। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान कितने शेल्स मौजूद हैं जी? 5 शेल्स मौजूद हैं, ठीक है जी। देखिए 1 2 3 4 5, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान कितने शेल मौजूद हैं जी? 5 शेल्स मौजूद हैं। जितने शेल्स न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान ज़्यादा होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, इस न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो जाता है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड रीजन देखिएगा, वेरी हाई शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट भी यही होता है जी कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान जितने शेल ज़्यादा होते हैं उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए जी, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत इजी हो जाएगा, एनर्जी आपको लेस रिक्वायर्ड होगी। और ये मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है जी, ड्यू टू वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है, ये हमने वैसे ही पढ़ा हुआ है जी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो टॉप टू बॉटम की होती है माय डियर स्टूडेंट, डिक्रीज होती है। जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ये अल्कली मेटल हैं जी, और अल्कली मेटल में आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, लिहाजा इसके लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है जी। और फिफ्थ रीज़न, लास्ट रीज़न है, ड्यू टू वेरी लार्ज साइज, जिसका साइज लार्ज होता है उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए आपको लेस एनर्जी चाहिए होती है। ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने यहीं से नोट करना है और यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसका आंसर मौजूद नहीं है, तो माय डियर स्टूडेंट जो आपकी की बुक्स हैं उसके अंदर इस आंसर को डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया गया, स्पेशली डायग्राम तो बनाई नहीं गई, ये मैंने खुद आपको लिखवाया है जी। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को यहीं से अटेम्प्ट करेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा अपनी बुक्स के ऊपर, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको टास्क ऑफ टुडे बताता हूँ जी कि आज आपने क्या करना है। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे आज आप क्या करेंगे जी, राइट फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ बॉयल लॉ, साथ में मैथमेटिकल फॉर्म लिख दीजिएगा। राइट सेकंड डेफिनेशन ऑफ बॉयल लॉ, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखिएगा। राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल, अकेला भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी होती है उसमें। और चैप्टर 3 के हमने शॉर्ट क्वेश्चन 1 और 2 किए हैं, इसे आप लर्न और राइट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।